जय हिंद। एसएससी एमटीएस हिस्ट्री क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो आपके लिए हिस्ट्री की क्लास लेकर आए हैं जो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों की कमेंट आ रहे थे, बता रहे थे कि सर हिस्ट्री की क्लास लीजिए, तो हमने सोचा चलिए हिस्ट्री की क्लास ले लेते हैं। तो आज हम लोग हिस्ट्री की क्लास ले रहे हैं आप सभी साथियों के लिए। इतिहास के प्रश्न जो होंगे, एसएससी एमटीएस में जो भी प्रश्न आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न, वो सारे आज की क्लास में हम आप लोग को कराएंगे। बहुत बेहतर तरीका से भी समझाएंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जो फर्स्ट प्रश्न है कि किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता है। अच्छा सा प्रश्न है। ये कौन से मौर्य शासक हैं जिनको यूनानियों के द्वारा उनको अमित्रघात कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो बी ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। बिंदुसार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो बिंदुसार को कहा जाता है। मौर्य शासक था बिंदुसार, और इसको अमित्रघात के नाम से कहा जाता है। किसके द्वारा कहा जाता है? तो यूनानियों के द्वारा कहा जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया? अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। यूनानियों ने बिंदुसार को अमित्रकोटस का मानते हैं, वही चीज अमित्रघात कहते हैं। ठीक है, ये जो अमित्रघात है ये संस्कृत नाम है, और यूनानी जो है चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहते हैं। ये जो बात है, इसको बात को ध्यान में रखिएगा। ये भी पूछा जाता है प्रश्न यहाँ पे। तो बिंदुसार को पूछा गया है कि बिंदुसार को क्या कहा जाता है? तो अमित्रघात कहा जाता है यूनानियों के द्वारा। ठीक है, अगर यूनानियों के द्वारा चंद्रगुप्त को पूछा जाएगा तो क्या कहा जाता है? तो सेंड्रोकोटस कहा जाता है। सेंड्रोकोटस कहा जाता है। समझ में आ गया? अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जो सेकेंड प्रश्न है। यहाँ पे देखिए जो सेकेंड प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक शक शासक था जो 130 से 150 ईस्वी। तो वह शक शासक का क्या नाम है? तो वह जो शक शासक था उसका नाम रुद्रदमन था। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम रुद्रदमन था दोस्तों। ठीक है, वह शक शासक था। अब हम लोग थोड़ा सा रुद्रदमन के बारे में समझ लेते हैं। जो रुद्रदमन है ये जो है एक शक शासक है। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि जो सभी जातियों के लोगों ने रुद्रदमन को अपना रक्षक चुना था। मतलब एक जूनागढ़ अभिलेख है, इससे पता चलता है, इससे ज्ञात होता है कि वहाँ पे जितने भी प्रकार की जातियाँ हैं, लोग हैं, ये रुद्रदमन को क्या मानते हैं? अपना रक्षक चुने थे। ठीक है, रुद्रदमन ने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी। इस बात को भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि पूछा जाता है प्रश्न कि महाक्षत्रप की उपाधि वह किस शासक के द्वारा स्थापित किया गया था, धारण किया गया था? तो रुद्रदमन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे। ये भी प्रश्न है कि सुदर्शन झील की मरम्मत इसके शासन काल में ही हुई थी। जो रुद्रदमन के शासन काल में ही सुदर्शन झील की मरम्मत हुई थी। इतना चीज आप लोग रुद्रदमन के बारे में याद रखिएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे जो थर्ड प्रश्न है। यहाँ पे जो थर्ड प्रश्न है कि कनिष्क डैश राजवंश का शासक था। कनिष्क जो था ये किस राजवंश का शासक था? तो कनिष्क जो था ये कुषाण राजवंश का शासक था। यहाँ पे डी ऑप्शन से हो रहा है, याद रखना होगा। कनिष्क जो था ये कुषाण राजवंश का शासक था। समझ में आ गया? अब हम लोग कनिष्क के बारे में समझ लेते हैं। कनिष्क जो था ये कुषाण राजवंश का शासक था। ये जो राजवंश की स्थापना जो किए थे, कुषाण राजवंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने किया था। इसे ध्यान में रखना होगा, प्रश्न आता है कुषाण राजवंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो कुषाण राजवंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस के द्वारा किया गया था। ठीक है, समझ गए? इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था, यह भी याद रखना होगा। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क था। तो जो कुषाण राजवंश है इसका प्रतापी शासक कौन हो जाएगा? तो कनिष्क हो जाएगा। समझ में आ गया? कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय अशोक के नाम से कनिष्क को जाना जाता है। ठीक है, और कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की है। शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा ही किया गया है। और कब किया गया है? तो 78 ईस्वी में किया गया है। समझ में आ गया इतना कुछ कनिष्क के बारे में। ठीक है,
तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त मित्रों के पास, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को प्रश्न करा रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे जो फॉर प्रश्न है कि किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया था। मतलब अंतिम जो नंद शासक थे घनानंद, इसको पराजित किया था। कौन किया था शासक? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये घनानंद को क्या किए थे? पराजित किए थे। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझ लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने मौर्य वंश की नींव रखी थी। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे इन्होंने मौर्य वंश की नींव रखी थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 से लेकर 321 ईसा पूर्व अपने गुरु चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। इनके चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे, जिनको कौटिल्य के नाम से या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है था। ठीक है, इनकी ही सहायता से मगध साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। मगध साम्राज्य पर जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ये अपने गुरु चाणक्य के ही चलते इन्होंने क्या किया था? इस मगध साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। समझ में आ गया? अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 5 प्रश्न पे। यहाँ पे जो 5 प्रश्न है 5 कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? बहुत ये अच्छा सा प्रश्न है ये। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? तो ये जो राजवंश थे सातवाहन, इस सातवाहन वंश के राजवंश के शासक थे। कौन? तो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनिएगा इनके बारे में। जो गौतमी पुत्र थे, ये सातकर्णी का जो संबंध था ये सातवंश था, सातवाहन वंश से था। इसे ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस वंश से था? तो सातवाहन वंश था। ठीक है, पुराणों के अनुसार जो सातवाहन वंश है, इसमें कुल 30 राजाओं के नाम लेते हैं। इस सातवाहन वंश में कुल कितने राजाओं का नाम मिलता है? तो 30 राजाओं का नाम मिलता है। ठीक है, इस राज्य का संस्थापक सीमुख था। ध्यान में रखना होगा, जो सातवाहन वंश है इस राज्य का संस्थापक कौन था? सीमुख था। ठीक है, इस वंश का सबसे महान शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। महान शासक की बात करेंगे तो गौतमी पुत्र सातकर्णी हो जाएगा। अगर इसके संस्थापक की बात करेंगे तो सीमुख हो जाएगा। समझ में आ गया? इसकी राजधानी की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान, जिसको पैठण में थी, इसकी राजधानी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में थी। ठीक है, ध्यान में रखना होगा आप लोग को। व्यापार व्यवसाय में प्रयोग किए जाने वाले चांदी, तांबे और देख सकते हैं सिक्कों को कासाड़ कहा जाता था। इस सिक्कों को क्या कहा जाता था? कासाड़ कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जो 6 प्रश्न है। यहाँ पे जो 6 प्रश्न करा है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहाँ पे जो देख सकते हैं जो फर्स्ट और सेकंड विकल्प दिया गया है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, बिल्कुल ये तो सही लग रहा है कि जो अशोक के जो अधिकांश शिलालेख थे ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। खरोष्टी भी था। चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए थे। तो चाणक्य थे, आप लोग पता है अशोक के इनके चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। ठीक है, आप लोग को हम कुछ देर पहले बताए थे। ठीक है, तो इनके कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए थे। तो आप लोग 4 ऑप्शन को देख सकते हैं। इसमें से जो पहला और दोनों जो विकल्प हो रहे हैं ये सही हो रहे हैं। पहला और दोनों जो विकल्प हो रहे हैं ये सही हो रहे हैं। समझ में आ गया? अब थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में ध्यान से समझ लेते हैं। अशोक के शिलालेख कई लिपि में मिलते हैं। अशोक के जो शिलालेख हैं ये कई लिपि में मिलते हैं। देख सकते हैं ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि, ये चारों लिपि हैं। ध्यान में रखना होगा। ब्राह्मी लिपि से बहुत बार प्रश्न आता रहता है। ये जो लिपि है बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। जो ब्राह्मी लिपि है ये बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। समझ में आ गया? अर्थशास्त्र जो है चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसमें मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था के संबंध में उल्लेख किया गया। इसमें मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था के संबंध में क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। समझ में आ गया इतना कुछ? नेक्स्ट आते हैं प्रश्न। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो 7 प्रश्न है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 7 प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में
कलिंग युद्ध लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध को लड़ा था तो अशोक था। उसका क्या नाम था? मौर्य शासक का क्या नाम था? अशोक था। ठीक है दोस्तों, 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध लड़ा था, उसका नाम अशोक था, ये मौर्य शासक था। अब हम लोग अशोक के बारे में समझ लेते हैं। मौर्य शासक में से अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग जो युद्ध हुआ था ये उड़ीसा का एक राज्य है। कलिंग क्या है? एक उड़ीसा का राज्य है। समझ में आ गया? खाखेल कलिंग का एक महत्वपूर्ण शासक था। खाखेल, ध्यान रखिएगा, ये जो रेड कलर का लिखा गया है खाखेल, ये कलिंग का एक महत्वपूर्ण शासक था। इस युद्ध के बाद अशोक का मन द्रवित हुआ और वह युद्ध नीति के स्थान पर धम्म नीति संचालन शुरू किया। धम्म नीति संचालन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अशोक के द्वारा शुरू किया गया था। समझ गया? समझ में आ गया? अशोक जो था ये बिंदुसार का पुत्र था और अशोक ने शिलालेख लिखवाया था। अशोक ने शिलालेख लिखवाया था और अशोक जो था ये किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र था। समझ में आ गया? अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, जो 8 प्रश्न है यहाँ पे देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख सकते हैं, और इसमें से पूछा गया है कि जो मौर्य वंश का जो शासक जो है इसमें से नहीं है वह कौन सा है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, बिंबिसार हो जाएगा। बिंबिसार जो है ये मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। बिंबिसार जो है ये मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। मौर्य साम्राज्य ये 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। 137 वर्षों तक भारत पर शासन किया था। देख सकते हैं 137 वर्षों तक जो मौर्य साम्राज्य है ये शासन किया है भारत पर। ठीक है, इसका जो स्थापना का जो श्रेय जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। चंद्रगुप्त जो है ये बिंदुसार और अशोक इस राजवंश से संबंधित है। चंद्रगुप्त जो थे ये बिंदुसार और अशोक इस राजवंश से संबंधित है। समझ में आ गया? मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। जबकि बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश से संबंधित है। बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश से संबंधित था। ठीक है, तो यही ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा था, बिंबिसार। ध्यान में रखना होगा, बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जो थे ये किस वंश से? मौर्य साम्राज्य वंश से संबंधित है। समझ में आ गया? अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो 9 प्रश्न है कि पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा मेघस्थनीज नामक राजदूत को डैश के दरबार में भेजा गया था। किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। समझ में आ गया? आप लोग को बताए हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक घानानंद, अंतिम नंद वंशीय शासक कौन था? घानानंद था। इसको पराजित किए थे 25 वर्ष की आयु में और मगध के सिंहासन पर ये क्या हो गए? आसीन हो गए। ठीक है, उसने व्यापक विजय करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की भी स्थापना किए थे। प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो 10 प्रश्न है यहाँ पे देख लीजिए। सुग राजवंश जो 185 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से? सुग राजवंश, तो सुग राजवंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुग हो जाएगा। सुग राजवंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुग हो जाएगा। समझ में आ गया? अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। सुग जो राजवंश है इसकी स्थापना पुष्यमित्र सुंग ने की है। ये जो है पुष्यमित्र सुंग 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके सुग वंश की स्थापना की थी। तो अंतिम जो मौर्य शासक था वह बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ था। ध्यान में रखना होगा। वाणभट्ट ने हर्षचरित में पुष्यमित्र को अनार्थ कहा था। यह भी आता है प्रश्न कि हर्षचरित में पुष्यमित्र को अनार्य, माफ कीजिएगा, अनार्य किसने कहा था? तो बाणभट्ट ने। पुष्यमित्र सुंग द्वारा 2 अश्वमेघ किए जाने के बारे में जानकारी अयोध्या लेख में मिलता है। जो पुष्यमित्र सुंग द्वारा जो 2 अश्वमेघ यज्ञ है इसके बारे में अगर जानकारी पता करें तो ये अयोध्या लेख से मिलता है। समझ में आ गया?
अगला हम लोग देखेंगे जो प्रश्न 11 है कि निम्नलिखित में से कौन पहला शासक था जिसने शिलालेख के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था। तो वह अशोक था दोस्तों। वह कौन था? वह अशोक था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। सम्राट अशोक इतिहास का प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया था। इसकी प्रेरणा से ईरानी शासक के माध्यम से मिली थी। इसकी प्रेरणा ईरानी शासक के माध्यम से मिली थी। समझ में आ गया? इसके अशोक के जो समस्त अभिलेख थे ब्राह्मी, अरमेइक, ग्रीक, खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। 40 अभिलेखों को प्राप्त किया गया है। इस 40 अभिलेख जो है इसको प्राप्त हुए हैं। 13वें अभिलेख को सबसे लंबा अभिलेख माना गया है। अशोक का कौन सा अभिलेख जो है सबसे लंबा अभिलेख है? तो 13वां याद करना होगा। दिमाग में रखिएगा जरूर। अगला प्रश्न यहाँ पे जो 12 है कि मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे डैश शासक द्वारा डैश के दरबार में भेजा गया था। तो यह जो है यूनानी शासक द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। यूनानी शासक द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। बी ऑप्शन सही हो रहा है। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं जो मेगास्थनीज है ये यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है। यूनानी सामंत सेल्यूकस भारत पर राज्य विस्तार की इच्छा से 305 ईसा पूर्व भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। उसे संधि करने पर विवश होना पड़ा था और कुछ भारत में देखा उसने इसका विस्तार जो है इंडिका नामक पुस्तक से भी किया। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? वो इंडिका है। ध्यान में रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न है 13 कि अशोक ने कलिंग को जीतने के बाद युद्ध लड़ा। ठीक है। और कलिंग तटीय का प्राचीन नाम क्या था? कलिंग तटीय का प्राचीन नाम क्या था? उड़ीसा। उड़ीसा कलिंग तटीय का प्राचीन नाम था। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग जो 14 प्रश्न है 14 प्रश्न है कि सातवाहन वंश इसकी राजधानी इनमें से कहाँ थी? सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। समझ में आ गया? देख सकते हैं आप लोग, ध्यान से इस जानकारी को समझिएगा। जो प्राचीन भारतीय इतिहास है इसमें सातवाहन वंश का जो शासन क्षेत्र है ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक फैला हुआ है। समझ में आ गया? इस वंश का शासक सिमुक था। इसकी राजधानी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान पैठण में थी। समझ में आ गया? सातवाहन शासक का शालिवान हाल एक बड़ा कवि था। इसकी प्राकृत भाषा जो थी गाथा सप्तशती थी। इसमें रचना हुआ था। इस वंश की जो राजकीय भाषा है वह प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है। इस वंश की जो राजकीय भाषा है प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है। इस काल में व्यापार चांदी तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था जिसे कपाषण कहा जाता था। अगला हम लोग देखेंगे जो प्रश्न है 15 प्रश्न है कि मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। ध्यान से देखिएगा इस चीज को। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। वह अयोग्य शासक था। उसने राजकाज एवं सैनिक मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं था। ठीक है। बृहद्रथ को वह अपना सारा समय जो है भोग विलास में व्यतीत करता था। इसका लाभ उठाकर बृहद्रथ के जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने राजा की हत्या कर सत्ता प्राप्त कर ली और शुंग वंश की क्या की? स्थापना की। इस बात को समझ में आ गया आप लोग को? तो आप लोगों के लिए इतना ही प्रश्न लिए थे 15। कैसा लगा क्लास आप लोग को जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।